सो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उससे संबंधित नियम, जैसे कि अफबाउ का नियम हो गया, N+L का नियम होगा, ये सब। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का ही हमारा चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हम बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। कुछ नए बच्चे हमसे आज जुड़े होंगे, उनकी जानकारी के लिए हमने बताया है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ नए बच्चे होंगे जो डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हुए हैं, अगर उन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं ये नहीं पता है तो एक बार हमारे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1। बाकी अगर उन्हें पता है तो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर आप वो भी नहीं देखते तब भी ये लेक्चर समझ आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले आपको एक दो नियम का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले अफबाउ का नियम। अफबाउ नियम। अब अफबाउ नियम में सबसे ज्यादा जो बच्चों की मन में वो रहता है डाउट, या सबसे ज्यादा बच्चे ये सोचते हैं कि जो अफबाउ है ये कोई व्यक्ति है। नहीं, अफबाउ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ एक नियम का नाम है। ठीक है, अफबाउ कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है। अब अफबाउ नियम में क्या होता है कि अफबाउ नियम ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करता है। कम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसे अगर एक लाइन में बोला जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों का कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर उपकोषों के में भरा जाना है। इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों का उपकोष में प्रवेश कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर होता है। ऐसे भी आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही है कि सबसे पहले किस में भरेगा, कम ऊर्जा वाले उपकोष में, उसके बाद किस में जाएगा, कम से अधिक ऊर्जा के बढ़ते वाले क्रम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये उपकोष क्या है सर? उपकोष होते हैं मेरे पास S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया, 4 उपकोष है मेरे पास। ठीक है, अब इनके सामने कक्षा होती है कि ये पहली कक्षा का हो गया, ये दूसरी कक्षा का, ये तीसरी कक्षा का, ये चौथी कक्षा का, इस तरीके से कक्षाएं बनी होती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। उपकोष समझ आ गया होगा अब आप लोगों को। SPDF करके जो उपकोष होते हैं इन्हें बोला जाता है। अब इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोर का नियम पढ़ा होगा, है ना, ऐसे एक नियम पढ़ा होगा आपने, नील्स बोर का, ऐसे करके कुछ कक्षाएं होती हैं जिसमें अंदर वाली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वाली कक्षा सबसे पहले वाली कक्षा है और सबसे पहले वाली कक्षा में सिर्फ S उपकोष होता है। कौन होता है? S उपकोष, केवल S, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो बाहर वाले होते हैं इनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे वाली कक्षा है ना, ये दूसरे वाली है और इसमें S भी होता है और P भी होता है। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और S में 2। S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसलिए पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में सिर्फ S उपकोष है। दूसरी कक्षा में आप जाओगे तो एक S है और एक P है, एक S है और एक P है दूसरे उपकोष में। 2 इलेक्ट्रॉन S में आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन P में आ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जब आप तीसरी कक्षा में जाओगे तो तीसरी कक्षा में S उपकोष भी होता है, P उपकोष भी होता है और D उपकोष भी होता है। इसी तरीके से एक और चौथी कक्षा होगी तो चौथी में कौन आ जाएगा? मान लीजिए ये चौथी हो गई तो इसमें कौन आ जाएगा? SB, PB, DB और FB। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने S में बताया 2 इलेक्ट्रॉन है, P में बताया 6 इलेक्ट्रॉन है, D में भी तो बताओ। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बस 4 जोड़ते चले जाओ। पहले S में सिर्फ 2 आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद P आता है, 2 में 4 जोड़ो 6, मतलब P में 6 आएंगे,
फिर पी के बाद डी है, डी में 4 जोड़ो मतलब 10 आएंगे, और डी के बाद एफ है, एफ में 10 में भी 4 जोड़ोगे तो 14 आएंगे। यानी कि पहले में 2, 4 जोड़ो तो 6, 4 जोड़ो तो 10 और 4 जोड़ो तो 14। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें सिर्फ 2 आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इनमें डब्बे हैं, इनके डब्बे हैं। एस में सिर्फ एक कक्षक होता है और एक कक्षक में मैक्सिमम बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस के पास सिर्फ एक ही कक्षक होता है, कक्षक बोलते हैं इस डब्बे को। पी के पास इसी तरीके से 3 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी में कितने आ गए 6, क्योंकि 3 डब्बे हैं। इसी तरीके से डी में कितने डब्बे होंगे भाई साहब, 5 डब्बे होंगे टोटल। कितने डब्बे होंगे 5, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो एफ में कितने डब्बे होंगे फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपने ये चीज पढ़ ली, एकदम बेसिक सी चीज थी, लेकिन ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और इलेक्ट्रॉनिक को कक्षकों में भरने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। और बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, ये बोर का नियम आखिर हमें बताना क्यों चाह रहा है, आखिर पहले वाले इसमें कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, ये सामने 1 क्यों लिखा रहता है। जैसे कि अगर आपने 11th में पढ़ा हो 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, ये सब कि सर ये 1 सिर्फ एक ही बार क्यों आ रहा है, एस के सामने 1 क्यों आ रहा, क्योंकि पहली कक्षा ये है और पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एस उपकोष है, इसलिए सिर्फ 1 आप केवल एस उपकोष के साथ देखोगे। दूसरी कक्षा में एस भी है और पी भी है, इसलिए आप दूसरी कक्षा में एस भी देखते हो, पी भी देखते हो, इसके अलावा नहीं देखते, ना डी देखते हैं ना। तीसरी कक्षा में एस भी है, पी भी है और डी भी है, तो तीसरी कक्षा में आप एस भी देखेंगे, पी भी देखेंगे, इसके बाद डी भी आएगा, सिर्फ डी। एफ आप किस में देखोगे, फिर एफ देखोगे आप चौथी कक्षा में, जब इस नियम से आधार पर मैं वाली श्रेणी बनाऊंगा तब आपको ये चीजें पता चलेगी। आ गया समझ आपको, इतना बेसिक बेसिक सी चीजें समझ आई, बहुत बढ़िया। अगर आप ये चीजें भूल जाओगे तो अभी प्लीज नोट कर ले, क्योंकि भूलने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ये मतलब चीजें एकदम बेसिक चीजें थी, ठीक है। आप लिख लीजिए कि पहली कक्षा में सिर्फ एस उपकोष होता है, बाकी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहली कक्षा में सिर्फ एस होगा, दूसरी कक्षा में मेरे पास एस भी होगा, पी भी होगा, तीसरी कक्षा में एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी आएगा। मैं आप सीरीज लिखूंगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात है। पहली कक्षा में सिर्फ एस उपकोष है, एस में सिर्फ एक डब्बा होता है, तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, बहुत बढ़िया। ये अब मैं से रफ कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपको पूरा नियम आगे से कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या हुआ देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहली कक्षा कौन सी होगी, 1s होगी, सबसे पहली 1s होगी। फिर दूसरी कक्षा आती है, दूसरी कक्षा में एस भी है और कौन है, पी भी है, सर 2p आ जाएगा। उसी तरीके से तीसरी कक्षा स्टार्ट होगी, तीसरी कक्षा में एस भी है, तीसरी कक्षा में पी भी है और तीसरी कक्षा में डी भी है। फिर चौथी कक्षा स्टार्ट होगी, चौथी कक्षा में एस भी है, चौथी कक्षा में पी भी है, चौथी कक्षा में डी भी है और चौथी कक्षा में एफ भी है। एफ के बाद कक्षाएं नहीं होती है, तो पांचवी कक्षा में सेम आ जाएगा, 5 में एस भी है, 5 में पी भी है, 5 में डी भी है और 5 में एफ भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सर इसके बाद 6s आ जाएगा, 6p आ जाएगा, ये सब है ना, 6d हो जाएगा, 6f हो जाएगा, यहां तक। अब आपको करना क्या है, इसे इस तरीके से इस वे में काटना है, इस वे में काटना है, इस तरीके से आप काटना स्टार्ट कीजिए इनको, इस तरीके से काटना आप स्टार्ट कीजिए इनको, ऐसे। क्लियर बात, ऐसे जब आप काट दोगे तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो आपको एक सीरीज यहां पे देखने को मिलेगी, क्या कि सबसे पहले 1s है। अब इस सीरीज को यहां पे लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सीरीज आपको दी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, ठीक है। कि ये बता रहा है ऊर्जा का क्रम कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, आफ्बाउ ने यही तो बोला था भाई, आफ्बाउ ने ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरेगा और फिर क्या होगा कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा, सही बात है। तो ये इसने क्रम भी दिया, इस तरीके से क्रम बनाया, ये उपकोष है आपके सामने, 1 है पहला उपकोष, ये दूसरा एस का उपकोष, ये तीसरा पी का उपकोष, इस तरीके से। तो इन्होंने बताया कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ज्यादा है, वो भी आपको दिया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि 1s की ऊर्जा सबसे कम है, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद कौन आता है, एस के बाद 2s है सर, तो फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद पीछे से ऐसे चलना, ऐसे, तो 2s के बाद आप किस पाओगे, 2p 3s, तो फिर 2p में भरेगा और किस में भरेगा, 3s में भरेगा, ठीक है। ऐसे चलना जैसे आपने काटा है, तो 2p 3s हो गया। उसके बाद पीछे से 3p 4s है सर, तो फिर 3p में भरेगा और 4s में भरेगा, ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर 3d 4p और 5s, देन क्या होगा, 3d 4p और 5s, ठीक है, किसमें 5s में भरेगा, देखो 3d 4p और
5s, फिर 4d 5p और 6s, 4d 5p एंड 6s, ठीक है। यानी कि पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। यहां तक काम हो जाएगा आपका, इस आगे की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली, डेफिनेटली यहां तक आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। यहां तक आप छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं 6s। बाकी अगर आपको इससे भी ऊपर लिखना है, मान लीजिए f ब्लॉक कभी आएंगे तो फिर 6s खत्म हो गया, हमारे पास फिर कौन है, 4f है, 5d है और 6p है। तो आप लिख सकते हो 4f 5d और हमारे पास 5d के बाद कौन है, 6p है। यहां तक इसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, यहीं तक आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो ये श्रेणी हमें मिली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, जो कि हमें किससे मिली थी, किससे मिली थी, अफबाउ के नियम से। अफबाउ ने हमें ये उपकोषों का ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ हमें क्रम एक दिया कि भैया इस क्रम में आपको इलेक्ट्रॉनों को भरने हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी क्रम में भरते हैं। सबसे कम होती है 1s की ऊर्जा, इससे ज्यादा होती है 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, मतलब ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5s में और 4d में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, एक क्वेश्चन बन गया जनरली, मान लो एमसीक्यू में बन गया, वैसे ही आपसे पूछ लिया कि 5s एंड 4d में किसका ऊर्जा ज्यादा है, किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है, तो आप बताओगे सर 4d 5s के बाद आ रहा है, तो मतलब 4d की ऊर्जा ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जो क्रम है ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। सही बात है, बहुत बढ़िया। अफबाउ का नियम आपने यहाँ पे खत्म कर लिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको n+l का नियम भी समझाएंगे, ठीक है, और हुंड का नियम भी बताएंगे। फटाफट से इसे उतार लीजिए, फिर मैं रफ कर रहा हूं। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बारी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनों को बांटना उपकोषों में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है। जैसे मैंने भी आपको बोर का वो परमाणु मॉडल बना के दिखाया था ना अभी, कि भैया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन कौन से उपकोष में, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। देखो आपको 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 30 तक के आप प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लगभग क्यों बोल रहा है मैंने, कि प्लस अगर किसी पे आवेश आया हुआ है या किसी पे माइनस आवेश हुआ है तो फिर इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं। लेकिन अगर कोई आयन नहीं है तो उसका जितना इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। एक बात मैंने जो आपको पहले भी बता दी थी कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम मतलब अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो फिर आप दूसरे उपकोष में डाल लोगे। जैसे मान लीजिए 1H है मेरे पास, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले वाले में, यानी कि 1s में जाएगा सर एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसके ऊपर 1 लिख दोगे। इस 1 का मतलब है कि इस 1s में, यानी कि पहली कक्षा के s उपकोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1s1 का मतलब क्या है कि सर पहली कक्षा के s उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हाइड्रोजन की बात होगी। यानी कि ये ऐसे बताना चाह रहा है कि सर मेरे पास ये तो हो गया क्या, नाभिक, और हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही कक्षा है, और इस एक कक्षा के सिर्फ s उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये किसका परमाणु आपका परमाणु का मॉडल है, ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की संरचना दिखने में कुछ ऐसी है बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये चीजें बताना चाह रहा हूं, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ठीक है। तो मतलब मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने, सर पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, तो मैंने आपके यहाँ सामने 1s लिखा। और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, सर मैक्सिमम 2 ही भरे जा सकते हैं, सिर्फ 2 भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं s में भर सकते। लेकिन सर हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन 6, हमने 2 भरे हैं, तो कोई बात नहीं और भरेंगे। इसके बाद किस में भरना है, 2s में। सर इसके बाद 2s में भरेंगे, s में सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, तो 2 इसमें भर दिए। सर अभी भी सिर्फ 4 ही भरे गए, 2 और 2 4, है ना। भरने कितने हैं, 6, तो कितने बच गए सर, 2 बच गए। तो अगला कौन है सर, अगला है 2p, और 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी बचे हैं भाई, 2 और 2 4, 4 तो मैं भर चुका हूं, अब कितने बचे हैं, 2, तो फिर 2 आ जाएंगे p में। सिंपल, 2 आ जाएंगे किसमें,
पी में। अब इसमें दो कक्षाएं, एक ये कक्षा और एक दूसरी कक्षा, तो यानी कि ये वाला जो है कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे ये बताना चाह रहा कि ये नाभिक होगा कार्बन का, और कार्बन में दो कक्षाएं हैं। पहली कक्षा 1s वाली जिसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर है दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा का s उपकोष पूरा भरा हुआ है और p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी कक्षा में सर 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो संरचना आपके सामने बनी हुई है बाहर वाली कक्षा में ठीक 4 इलेक्ट्रॉन है, और अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक और आपको मैंने ज्ञान की बात बता दी है, ठीक है। धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहना, आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, परफेक्ट कर दूंगा केमिस्ट्री में। सिलेबस के अंदर जो है वो तो बताऊंगा ही भाई, ये सारा सिलेबस के अंदर है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो आपने 11th में आप नहीं पढ़ पाए, 10th में आप नहीं पढ़ पाए, वीक है आपकी, तो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि बाहरी इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा। ध्यान सुन, सिंगल सिंगल बॉन्ड करके कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, भले ही अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड चीज है तो वो कंफर्म आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और जो सबसे बाहरी वाली कक्षा ना संयोजी कक्षा बोलते हैं। फिर तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बाहर वाली कक्षा है इसे हम क्या बोल देते हैं, संयोजी कक्षा, ठीक है। संयोजी कक्षा क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में है ना, बॉन्डिंग मतलब बंध बनाने में योगदान करते हैं, यानी कि या तो डोनेट हो जाते हैं या फिर वो रिसीव करके बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, ये सबसे, ठीक है सर। ये तो हो गया सर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं वापस से हम। मान लीजिए मैं क्लोरीन का करना होगा, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है 17 है, तो मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को सबसे पहले एस में भरना होगा, देखो सबसे पहले 1s में भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, फटाफट। फिर 2s में भरेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 4 भर दिए। फिर 2p में भरेंगे, p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, देखिए 6 भर दिए। टोटल कितने हो गए, 10। अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और इसके बाद मुझे 3s में भरना है, एस में सर 2 ही भर सकता हूँ, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। इसके बाद मैं किसमें भरूंगा, 3p में कितने भरूंगा, 5। क्यों, क्योंकि मेरे पास 5 ही बचे हैं, 17 हो गए, देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 है 17, तो p में मैंने 5 भरे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ही मेरे पास हुंड का एक नियम आता है, फटाफट से हुंड का नियम भी सुन लो बेटा, ये कहीं हुंड का नियम खत्म हो जाएगा। हुंड के नियम में हुंड भैया ने क्या बोला था कि सबसे पहले कक्षकों में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके बाद उनका युग्मन होता है। ये बोल रहा था उन्होंने, क्या बोल रहा था हुंड भैया ने, कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके बाद उनका युग्मन होता है। देखो मैं थोड़ा जगह के वजह से थोड़ा सा बीचा और छोटा लिख रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, आप लिख लेना, ठीक है। राइटिंग भी थोड़ा इसी वजह से खराब हो रही है। भरता है, इसके बाद उनका युग्मन होता है, युग्मन मतलब पेयरिंग, यानी कि जोड़ा बनता है, युग्मन होता है, ये उन्होंने बोला था। अब सर ये चीज हमें समझनी है क्या है, बड़ी आसान है, देखो जरा। इन्होंने भाई साहब ने ये बोला था, मान लीजिए मेरे पास ये 3p है, या छोड़ दो, पहले 1s में, s में सिर्फ एक डब्बा होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। p में मेरे पास 3 डब्बे होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट वाले उठाने हैं। और इसमें p में भी कितने आएंगे सर, 3 डब्बे आएंगे, 1 2 3, इस तरीके से इन्हें बोलते हैं कक्षक। जो डब्बे आपके सामने बने हुए हैं, क्लियर। अब इन डब्बों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऊपर की दिशा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रख दोगे कि भैया ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमते हैं इस चक्कर में, या तो ऐसे घड़ी की दिशा में घूम सकता है ऐसे क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम को बताता है, ठीक है, कि ऊपर की तरफ तीर है तो मान लीजिए क्लॉकवाइज होगा, और नीचे की तरफ हो तो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वही मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एक तीर बना दिया। अब इस p में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, क्या मैं दोनों को पहले ही डब्बे में भर दूं,
इसको लेके नियम आया था हुंड भैया का कि नहीं भाई साहब, आपको ऐसा नहीं करना है। समान ऊर्जा वाले कक्षक अगर है, समान ऊर्जा से मतलब है अगर एक ही उपकोष के कक्षक है, एक ही उपकोष के कक्षक है, पीके हैं तीनों के तीनों डब्बे, सही बात है। तो उन्होंने बोला था कि उनमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, यानी कि आप एक पहले जब तक की जरूरत ना हो तब तक आप पेयरिंग नहीं करने के, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरो फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरो, ना कि पहले ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ऐसा नहीं करना है। तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके बाद आपको क्या करना है, उनका युग्मन करना है। जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, सर पहले मेरे को एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, ठीक है, 3 भर दिए। अब इसके बाद युग्मन करूंगा मैं, 4 और 1 5, एक खाली रह गया, ठीक है, तो हो गए 5। इसके बाद आपको युग्मन करना है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। ये था हुंड का नियम। उम्मीद है हुंड का नियम भी आपको कहीं कहीं क्लियर हो गया होगा, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। अब हमने आपको अफबाव का नियम भी करा दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करा दिया, और कराऊंगा एग्जांपल, टेंशन मत लो, और आपको मैंने हुंड का नियम भी करा दिया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था, सबसे बढ़िया ये 2 नियम थे। अब मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूं, इस तरफ कर दू एक बार। देखो अब हम जो भरते हैं आयरन में भरते हैं, और आयरन में होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, लोहे में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 26 है। अब मुझे 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फटाफट से सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरो। अब आपको पता होना चाहिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो सबसे पहले 1s में भरेगा, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। काउंट करो कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। सर 20 हो गए हैं, है कितने सर, 26 हैं, 6 और भरने हैं। और 4s के बाद मेरे पास सर 3d है, यानी कि मुझे 3d में भरने हैं, यानी कि सर 3d में 10 हो सकता है, क्या मैं 10 लिख दूं, ओए नहीं, गलत कर रहे हो। क्यों, क्योंकि 20 तो भर दिए, बचे कितने मेरे पास सर, 6 बचे, 26 भरने थे, 20 भर दिया तो 6 बचे, तो यहाँ पे 6 तो आएंगे लाला, है बेटा 6 तो आएंगे। कितने आएंगे, 6, क्यों, क्योंकि मेरे पास 26 इलेक्ट्रॉन है। डी में अधिकतम 10 आ सकते हैं, उसका मतलब ये है, डी में 10 ही आएंगे ये नहीं है, डी में अधिकतम 10 आ सकते हैं, उसका मतलब ये है, ठीक है, जैसे अभी तक आप भरते हुए आए थे। ठीक है सर, हम चीजें समझ गए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आ गया। सर डी में कितने डब्बे होते हैं, सर 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये सर 5 डब्बे होते हैं सर डी में। सर हमें इलेक्ट्रॉन भी भरने आते हैं। हुंड ने हमें ये बोला था कि सर सबसे पहले प्रत्येक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 और एक ये 5 हो गया। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तब युग्मन करना है, 6 हो गए। और युग्मन भी बीच में से कहीं से नहीं करना, शुरू से ही करना है, ध्यान रखना। तो 6 हो गए, यानी कि इसको डब्बे में ऐसे भर सकते हो आप, कक्षकों में ऐसे भर सकते हो इलेक्ट्रॉनों को। आगे क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को सबसे लास्ट वाला एग्जांपल अब मैं ले रहा हूं जिंक का, और ये 30 है इसका, ठीक है, 30 है इसका परमाणु क्रमांक, और इसमें होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक 20 हो गए थे। टोटल कितने भरने हैं, 30 भरने हैं सर, यानी कि 10 बच गए हैं। किसमें भरोगे, अगले 3d में भरोगे, और डी में 10 ही आ सकते हैं, और 10 ही मेरे पास बचे हुए हैं, 10 भर दिए। डब्बे में भरना हो तो सर 5 डब्बे बनाओ, 1 2 3 4 और एक 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो सर सारे भर गए, ये पूर्ण भरित कक्षक हो गए, ये पूर्ण भरित कक्षक हो गए। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना, संक्रमण तत्व वो तत्व होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जिनका उपकोष अधूरा होता है। इसका उपकोष पूरा भरा हुआ है, देखो कहीं पर भी डब्बा खाली नहीं है, इसके कक्षक पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक में मैंने आपको कल बताया था ना, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, तो देख लीजिए आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको दो अपवाद याद रखने हैं, ठीक है, समय के अनुसार हम आगे भी और अपवाद बताएंगे। अभी आपको ये 2 अपवाद याद रखने हैं जो मैं बताने वाला हूं, यही फेमस है, एक तो है क्रोमियम और एक है कॉपर। क्रोमियम 24वें नंबर पर आता है और कॉपर हमेशा 29वें नंबर पर आता है। अगर आप कभी भी ऐसी कंडीशन देखो कि S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो और S के बाद जो D आया, अगर S के बाद D आ रहा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, या S में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो अगला D आ रहा है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इस दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, S का 1 इलेक्ट्रॉन D को दे दोगे, S का 1 इलेक्ट्रॉन आप किसको दे दोगे, D को दे दोगे। क्यों, स्थायित्व की वजह से, कि डी में
पूरे के पूरे डब्बे भर जाएं तो ये अच्छा लगता है। देखो कैसे जरा भाई, क्रोमियम में 24 है, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए वो ये होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ये होना चाहिए। यहां तक 20 हो गए थे और 4 हमने आगे बढ़ दिए 24, ये होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कभी s में आप 2 इलेक्ट्रॉन देखो और उसके बाद d आ रहा है और d में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो ऐसी कंडीशन है क्या? ये चौथी कक्षा है और चौथी कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद d उपकोष है और d उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन, s में 2 इलेक्ट्रॉन d में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में आपको s का एक इलेक्ट्रॉन इसे d को दे देना है। ठीक है सर, यानी कि मेरे को s का एक इलेक्ट्रॉन d को देना है, यानी कि s का एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो s में कितने रह गए? सिर्फ एक रह गया। एक तो इलेक्ट्रॉन ने d को दे दिया, अब d में पहले ही 4 थे, एक इसने ले लिया, तो कितने हो गए? 5 हो गए। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इस पर आप स्टार जरूर लगा ले, बाकी मैंने अपवाद करके लिखवा दिया। अपवाद वो चीज होती है जो नियमों का पालन नहीं करती, ये नियम का पालन नहीं करता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्थायित्व की वजह से हो रहा है। इस वाली कंडीशन में ज्यादा स्थायी होता है ना, इस वाली कंडीशन में से ज्यादा मजा आता है। भाई आपको जिस जगह पर जाने में ज्यादा मजा आएगा, मान लीजिए कुछ आपका मन, जो आपका मन है स्विमिंग पूल में नहाने का है ना, आपको बोला जा रहा है कि आप गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने जाओगे या फिर आपको घर पे नहाना है ना, तो आप वहां पे सिलेक्ट करोगे, भाई साहब हम तो स्विमिंग पूल में जाएंगे, हमें वहां पे ज्यादा मजा आता है, तो आप वहां पे जाके स्थायी होगे ना, है ना। आपके घर वाले बोले कि नहीं पे आपको घर पे नहाना पड़ेगा, बाल्टी से नहाना पड़ेगा, बकेट से नहाना पड़ेगा ना, नहीं मुझे ऑप्शन मिल रहा है। मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे मेरा दोस्त स्विमिंग पूल लेके जा रहा है फ्री में, तो मैं तो वहीं जाऊंगा, तो आप वहीं भी जाओगे नहीं। तो वही कंडीशन इसकी है। ये कह रहा है कि ना भाई साहब मैं इसमें स्थायी नहीं होता, मेरे को इस चीज में मजा नहीं आता, मेरे को मजा आता है कि जब मेरे पास s का एक इलेक्ट्रॉन d के पास चला जाएगा, इस कंडीशन में मुझे मजा आएगा। तो ये वाली कंडीशन है। इसी तरीके से कॉपर वाली आएगी, सर कॉपर में कितने होता है? कॉपर में 29 होते हैं। इसका भी करो फटाफट से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। क्यों 9 क्यों आया? क्योंकि इसमें 29 है, 20 यहां तक हो गए और 9 29। देखो ऐसी कंडीशन बनी क्या? s में 2 इलेक्ट्रॉन d में 9, s में 2 इलेक्ट्रॉन d में 9, यस सर बिल्कुल बन रही है, s में 2 इलेक्ट्रॉन d में 9। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था? s का एक इलेक्ट्रॉन आप d को दे दोगे, s का एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो मतलब s में सिर्फ एक बचा, और d को दिया है यानी कि d में पहले 9 थे, एक और मिल गया तो कितने हो गए? 10, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही है। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लेंगे और इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका भी कारण स्थायित्व भी है। ठीक है, सो उम्मीद है आपको लेक्चर बड़ा मजेदार लगा होगा, मजा आया होगा आपको आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह आपको सिखाया है। अगर कोई 10th क्लास का बच्चा बैठा होगा ना भाई साहब, वो भी सीख गया होगा, है ना। 10th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा भी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर देगा, 8th क्लास का, अरे जो छोटी क्लास के है ना वो भी कर देंगे। इतने बच्चे तरीके से मैंने आपको समझाया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें भी समझाई है, प्रूफ करके चीजों को आपको दिखाया भी था कल के लेक्चर में। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर क्यों रही है, क्या रीजन है, वो बोर के नियम से वो भी चीजें बताई आपको कि बोर के नियम में ये पता लगाने के लिए कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, ये सब पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम के आधार पर करते हैं मैंने आपको वो भी बताया, और उसका आपको मैंने क्रम भी लिखवाया, किस क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको एक नियम और बताया, हुंड का नियम। सो अगर आपको लेक्चर की सारी चीजें अभी लेक्चर के अंदर ही अगर याद होगी और ये सारी चीजें लेक्चर के अंदर ही समझ आ गई हो, तो एक लाइक करके जरूर जाना, ये हम चीज डिजर्व करते हैं, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि उससे हमें ज्यादा मोटिवेशन मिले। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं, जो आपके दोस्त हैं जो वीडियो देखने आए हैं हमारी, ताकि वो आपके कमेंट बॉक्स से देखकर, आपके कमेंट को देखकर हेल्प ले सके कि हाँ भाई आपको लेक्चर समझ आया था या नहीं, जिससे उसे भी मन लगे कि हाँ वो बीच में छोड़कर मजा या स्टार्टिंग में ही ना भाग जाए, देखे कि व्हाइट बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहे हैं, शायद अच्छा ना पढ़ाते हो एक करके, या व्यूज जैसे हमारी स्टार्टिंग है व्यूज कम देखकर ना भाग जाएं। तो उस वजह से आप कमेंट करके उन्हें जरूर बताएं कि भैया लेक्चर बहुत बढ़िया है, पढ़ लो, सब समझ आएगा लेक्चर के अंदर ही, ये सब करके। ठीक है, एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको भविष्य की सारी वीडियो मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और बोर्ड में टॉप करके आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट